दो या दो से अधिक पदों का होता जब संयोग, इसी मेल की क्रिया को समास कहते हैं लोग। जय श्री राम बच्चों, सरस्वती क्लासेस की हिंदी की कक्षा में मैं अंजलि तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम और आप अव्ययी भाव समास के विषय में जानेंगे। कल वाली जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें आपने समास का अर्थ, समास की परिभाषा और समास के प्रकारों के विषय में जाना। आज की ये जो कक्षा है इसमें हम अव्ययी भाव समास को बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही बेहतर ढंग से और कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और उसका उत्तर आपको किस तरह से देना है, इन सारे बिंदुओं को आज की इस कक्षा में हम आपसे चर्चा करेंगे। यानी अव्ययी भाव समास को आप बेहतर ढंग से कैसे समझेंगे और आसानी से कैसे पहचानेंगे। ठीक है, सबसे अच्छी बात तो आपके लिए ये है कि पहचानने की भी मैं ट्रिक बताऊंगी आपको कि अव्ययी भाव समास को आप कैसे, कोई भी शब्द आपको दिया होगा परीक्षा में तो आप कैसे जानेंगे कि इसमें अव्ययी भाव समास है या नहीं। तो आइए जानते हैं अव्ययी भाव समास के विषय में। तो अव्ययी भाव समास, सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास का अर्थ जानेंगे, क्योंकि जब कोई चीज का हमें अर्थ पता हो जाता है तो वो चीज हमारे लिए आगे जानने में और भी ज्यादा आसान हो जाती है हमारे लिए, और जो आगे का स्टेप होता है, आगे का क्रम होता है, उसे हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं। इसलिए पहले हमें जो शब्द दिया है पहले हम उसका अर्थ जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे का क्रम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास, यहाँ पे एक शब्द है अव्यय। ठीक है, क्या शब्द है? अव्यय। अव्यय। अब ये जो अव्यय शब्द है बच्चों, ये दो शब्दों के मेल से बना है, यानी आधन व्यय। यहाँ पे हम करेंगे आधन व्यय। अब पहले हम जानेंगे व्यय का मतलब क्या होता है। व्यय का मतलब होता है खर्च करना। जैसे आपके पास 50 रुपए हैं तो आपने 20 रुपए का सामान खरीदा, तो यानी आपके पास कितने पैसे बचे? अब 30 रुपए बचे, यानी तो 20 रुपए आपने क्या कर दिए? व्यय कर दिए। व्यय मतलब खर्च कर दिया आपने, तो ये तो हो गया व्यय। अब लेकिन अव्यय यानी जो खर्च ना हो। जैसे अगर आपके पास 50 रुपए हैं और वो 50 के 50 आपने एक भी कहीं खर्च नहीं किया, तो ये क्या किया आपने? अव्यय। ये क्या हो गया? अव्यय, यानी आपने कुछ भी इसमें से खर्च नहीं किया, बिल्कुल ज्यों का त्यों ये है। ठीक है, तो ये हो गया अव्यय। अव्यय, अव्यय क्या होता है बच्चों? अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? अविकारी शब्द, यानी जो अव्यय होता है आपका, ये अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, शब्द होते हैं। अब जब आप शब्द के प्रकार पढ़ेंगे तो उनमें दो प्रकार आपको मिलेगा, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? सबसे पहले हम विकार का मतलब जानेंगे। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, जिसमें से हम कोई चीज निकाल सकें या हम कुछ जोड़ सकें। ठीक है, तो ये होता है विकार। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये चार शब्द ऐसे हैं जिनमें विकार होता है। संज्ञा में भी विकार होता है, सर्वनाम में भी विकार होता है, क्रिया में भी विकार होता है और विशेषण में भी विकार होता है। यानी ये चार शब्द ऐसे हैं यानी जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। संज्ञा में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, सर्वनाम में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन का मतलब है कि हम कुछ हटा भी सकते हैं उसमें और कुछ नया जोड़ भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं। तो ये हो गया परिवर्तन, यानी जिसपे कारक का भी प्रभाव पड़ेगा और वचन का भी प्रभाव पड़ेगा, लिंग का भी प्रभाव पड़ेगा, तो वो होगा विकारी शब्द। तो यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये आपकी विकारी शब्द हैं। अब बात आती है अविकारी शब्द की। ये थे विकारी शब्द आपके, विकारी। अब बात करते हैं अविकारी शब्द क्या होता है। अविकारी शब्द होते हैं अव्यय। अविकारी शब्द में केवल क्या आता है? अव्यय आता है। अविकारी शब्द,
अविकारी शब्द में आपका आता है अव्यय, जिसकी चर्चा मैंने यहाँ पे अभी तुरंत की। तो अव्यय आपका आ जाएगा अविकारी शब्द में, यानी अव्यय में यानी जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, यानी हमेशा एक जैसा बना रहे, मतलब ना उसके ऊपर कारक का प्रभाव पड़ेगा, ना तो लिंग का, ना तो वचन का, वो जैसा का है वैसे बना रहेगा, यानी जैसे है वैसे बना रहेगा अपने रूप में। जैसे हम यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से ये बात मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ बहुत ही सरल ढंग से। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या है, ये एक अव्यय है, समझ में आया, अव्यय है। अव्यय यानी जब कोई अव्यय शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वो एक क्रिया विशेषण का काम करता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, यानी एक अव्यय है। तो वह धीरे धीरे चलता है अगर हम यहाँ करें तब भी ये धीरे धीरे ही रहेगा। अगर हम यहाँ करें वह धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे चलती है, चलती है, तो यहाँ पे चलता है था तब भी यहाँ पे धीरे धीरे ही था, और यहाँ चलती ही है तब भी हम धीरे धीरे ही यहाँ पे देख रहे हैं। तो यानी जो अव्यय होता है वो अपरिवर्तनीय है, यानी किसी भी दशा में उसमें परिवर्तन होना ही नहीं है, उसमें किसी भी तरह का विकार नहीं होगा। चाहे आप कारक बदल दीजिए या उसका लिंग बदल दीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने वह धीरे धीरे चलता है, ये पुल्लिंग था, और वह धीरे धीरे चलती है, यहाँ पे मैंने स्त्रीलिंग किया, लेकिन जो धीरे धीरे शब्द है वो वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ पे ये अव्यय है। तो आप अव्यय समझ गए होंगे, यानी अव्यय वे शब्द हैं जिनके ऊपर ना तो कारक चिन्हों का प्रभाव पड़ेगा और ना ही विभक्ति का प्रभाव पड़ेगा, ना लिंग का, ना ही वचन का, यानी वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, हर दशा में वैसे रहेंगे। तो ये थे अव्यय। तो आइए अब आगे का क्रम देखते हैं क्या है, परिभाषा हम देखते हैं इसकी। अब बच्चों अव्यय को आपने समझ लिया, अब हम इसे क्लीन कर देते हैं। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जिससे ये चीजें आपको हमेशा याद रहें, और कभी आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन करना हो, यानी सरसरी निगाह में अगर चीजों को देखना हो, कभी आप भूल गए हो तो आप एक बार देख लें तो ये चीजें आपको याद आ जाएं। तो आप हम इसे क्लीन कर देते हैं। आइए अव्यय भाव समास के विषय में जानते हैं। अभी तक तो आपने अव्यय क्या होता है ये समझा। देखिए आइए परिभाषा देख लेते हैं बेभाव समास की, कि परिभाषा कैसे है बेभाव समास की। जहां पर पहला पद अव्यय हो, जहां पर पहला पद अव्यय हो, अभी मैंने बताया अव्यय क्या होता है। तो जहां पर पहला पद, मैंने बताया समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। उत्तर पद यानी पूर्व मतलब पहले वाला, पद मतलब शब्द, जो पहले शब्द लिखा होगा, शुरुआत में जो शब्द लिखा होगा वो पूर्व पद कहलाएगा, और जो बाद में जो एक शब्द लिखा रहेगा वो उत्तर पद कहलाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है पहले पद की, जहां पर पहला पद अव्यय हो और उसी की प्रधानता हो और वही प्रधान भी हो, वहां अव्ययी भाव समास होता है, वहां बेभाव समास होता है। जैसे अव्यय का मतलब बच्चों उपसर्ग भी होता है, और उपसर्ग की संख्या की अगर हम बात करें संस्कृत में तो उपसर्ग 22 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अव्यय है इसको हम उपसर्ग भी कह सकते हैं, ठीक है, अव्यय को हम उपसर्ग भी कह सकते हैं, अव्यय यानी उपसर्ग। और उपसर्ग क्या होता है, उप मतलब समीप में, सर्ग मतलब रखना, यानी पास में रखना। जो शब्द किसी शब्द के या शब्दांश के पहले जुड़कर उसका अर्थ क्या कर दे, बदल दे, या कोई परिवर्तन ला दे, उसमें उसमें नवीनता ला दे, तो वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उप का मतलब हम पहले मान लेंगे, तो यानी उप का मतलब समीप में होता है, लेकिन उपसर्ग यानी हम शब्द के पहले जोड़ेंगे इसको, उपसर्ग को। तो देखिए जैसे यथा, प्रति, अन,
आ, भर, ये सारे क्या है, उपसर्ग। अगर किसी शब्द के पहले आपको ये उपसर्ग लगे हुए मिले तो आप जान लीजिए वहां अव्ययी भाव समास है। अब आइए अव्ययी भाव समास से जुड़े कुछ बिंदु जान लेते हैं हम। ये तो थी परिभाषा अव्ययी भाव समास की। अब आइए और जानते हैं इसके विषय में। आपसे परीक्षा में यहाँ पूछा जा सकता है कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। पहला पद यानी पहले वाला जो शब्द होगा वो प्रधान होगा। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहला वाला शब्द होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। या हम कहें अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है, उपसर्ग भी होता है। यानी पहला पद उपसर्ग होता है। जिस तरह से आप याद रख पाए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से याद रखते हैं अव्ययी भाव समास को। या हम कहें जिस समास का पहला पद अपरिवर्तनीय हो, अर्थात उसमें कोई चेंज ही ना हो, नो चेंज, यानी कोई चेंज या परिवर्तन ना हो। यानी पहला पद जो होता है, पहला पद वो अपरिवर्तनीय होता है। पहला पद अपरिवर्तनीय होता है। अपरिवर्तनीय होता है। अपरिवर्तनीय होता है। तो वहां पे कौन सा समास होता है बच्चों, अव्ययी भाव समास होता है। चाहे आप पहला पद प्रधान हो इसे याद रखें, या फिर पहला पद उपसर्ग हो और पहला पद अपरिवर्तनीय होता है। यानी जो शुरू में शब्द लिखा रहेगा पहला वाला शब्द, पूर्व वाला पद वो अपरिवर्तनीय होगा, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और वही वाला पद प्रधान भी होता है। तो अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो पहला पद प्रधान होता है। अब आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे पहला पद आप जान गए होंगे। जैसे पहला पद और उत्तर पद एक बार हम पुनः आपको बताना चाहेंगे। उत्तर पद, जैसे हम यहाँ एक शब्द ले ले, माता पिता। माता पिता। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, माता ये हो गया पूर्व पद यानी पहला पद। माता क्या हो गया, पहला पद। और पिता क्या हो गया, उत्तर पद। तो समास में कितने पद होते हैं, तो 2 पद होते हैं। और प्रधान अव्ययी भाव समास में कौन सा होता है, तो यही पहला वाला पद प्रधान होता है। यानी जिस समास में पहला पद प्रधान हो और जो पहला पद होगा वो होगा क्या, अव्यय यानी उपसर्ग होगा। अब आइए उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं कि अव्ययी भाव समास को हम कैसे समझेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो अव्ययी भाव समास बच्चों, इसे काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये समझने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन यहाँ पे आप बहुत सरलतम ढंग से समझ पा रहे होंगे जितना मुझे उम्मीद है। आइए उदाहरण जब आप देखेंगे तो और भी बेहतर ढंग से आप समझ जाएंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं समस्त पद। समस्त पद, समस्त पद वो होता है जिसमें पहला पद भी मिला हो और दूसरा पद भी मिला हो। यानी पहला पद दूसरा पद मिलाने पे जो एक पद बनेगा वो कहलाएगा समस्त पद। तो जो परीक्षा में जो एक शब्द दिया रहता है आपको कि इसका समास विग्रह कीजिए, उपर्युक्त शब्द का समास विग्रह कीजिए, तो वहां पे जो शब्द दिया है वो समस्त पद कहलाता है। समस्त पद को हम सामासिक पद भी कहते हैं। सामासिक पद यानी जो समास के नियम से जो शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द या फिर सामासिक पद बोला जाता है। तो परीक्षा में आपको क्या दिया रहेगा, समस्त पद, और वहां पे आपको करना क्या रहेगा, विग्रह करना रहेगा। उसका विग्रह मतलब अलग करना, टुकड़े करना, पृथक पृथक कर देना। यानी जैसे जैसे शब्द जिन जिन शब्दों को जोड़ के बनाया गया हो, एक किया गया हो, उनको पहली वाली दशा में ला देना, पूर्व स्थिति में उनको अलग अलग कर देना, ये होता है विग्रह। अगर हम समास से जो बने शब्द है समास के नियमों से उनको हम अलग कर दें
तो ये कहलाता है समास विग्रह। और अगर हम संधि को अलग करते हैं तो ये कहलाता है संधि विच्छेद। ये है संधि और समास में अंतर। तो अगर आपको शब्द दिया गया है परीक्षा में तो आपको विग्रह करना होता है, और या कभी कभी समास का नाम भी पूछ लिया लिया जाता है कि निम्नलिखित शब्द का समास विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। या फिर समास विग्रह दिया हुआ है तो आपको वहां पे समस्त पद बनाना है। दो तीन तरीके का प्रश्न बनता है यहाँ पे। तो अव्ययी भाव समास में हमें ये ध्यान देना है कि पहला पद अव्यय होता है। जैसे अव्यय मैंने बताया, यथा हो गया, प्रति हो गया, अन हो गया, आ हो गया, भर हो गया, निस हो गया, निर हो गया, दुर हो गया, दुस हो गया, सा हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, उपसर्ग है। तो ये सारे शब्द आपको पहले किसी शब्द के मिलेंगे। तो जैसे हम यहाँ ले लें यथा से बनने वाला, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति। अब देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति, यहाँ पे मैं सही से लिख दे रही हूँ इसको, यथाशक्ति। अब देखिए यहाँ पे यथा क्या हो गया, उपसर्ग है। तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यथा जो है ये उपसर्ग है। तो उपसर्ग किस में आता है, अव्ययीभाव समास में आता है। ठीक है, और यहाँ पे हम बता दें एक चीज आपको कि जो अव्ययी भाव समास से जो बनने वाला शब्द होता है वो हमेशा नपुंसक लिंग होता है। यानी जो शब्द ना तो स्त्रीलिंग होते हैं और ना तो पुल्लिंग होते हैं, यानी ना तो कोई लड़का और ना ही कोई लड़की, तो वो क्या होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं। तो अव्ययी भाव समास से बनने वाले जो शब्द हैं वो आपको नपुंसक लिंग में मिलेंगे। तो यथाशक्ति, इसका हम विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार। यथा लगा रहेगा तो के अनुसार लगा के हम उसका विग्रह करेंगे, यानी शक्ति के अनुसार। तो ये है इसका विग्रह और ये बना इसका समस्त पद। यदि आपको शक्ति के अनुसार दिया है तो आपको यथाशक्ति बनाना है, यानी ये है समस्त पद, ये है विग्रह। अब यहाँ पे अगर हम ले प्रति, तो यानी प्रत्येक, प्रत्येक। ठीक है, अब इसमें जब हम दोनों शब्द को अलग अलग करेंगे तो बनेगा प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। यानी कौन सी संधि है, तो यहाँ पे यण स्वर संधि है। तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग मिला हमें, तो प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक बनेगा। प्रत्येक, प्रत्येक बोलते हैं ना, प्रत्येक व्यक्ति, यानी हर एक व्यक्ति, या प्रति व्यक्ति हम कह ले। ठीक है, प्रत्येक मतलब हर एक, हर एक। यहाँ पे अब एक उदाहरण लेते हैं, अन। जैसे अन एक उपसर्ग लेते हैं हम, अन अव्यय। तो अन, अन से हम बना लेंगे अनजाने, अनजाने। तो यहाँ पे अन क्या है, पहला पद है, और जाने क्या है, ये दूसरा पद यानी उत्तर पद है। ये पूर्व पद है और दूसरा उत्तर पद है। तो हमारा जो अव्ययी भाव समास की परिभाषा है वो क्या कहती है कि पहला पद क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। तो अन क्या है, एक अव्यय है, यानी उपसर्ग है। इसका विग्रह हम करेंगे बिना जाने, बिना जाने। ठीक है, अगर बिना जाने दिया है तो आपको इसका समस्त पद बनाना है, तो आप बनाएंगे अनजाने। या अनजाने दिया है तो आप बना सकते हैं बिना जाने। और समास का नाम क्या है, अव्ययी भाव समास। अब यहाँ पे हम एक ले आ, अगला अव्यय हमारा आ। अब इससे हम बना ले आजन्म, आजन्म। अब इसका विग्रह कैसे होगा, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। आ क्योंकि एक उपसर्ग है, और अगर पहला पद अव्यय हो, अव्यय यानी उपसर्ग हो, तो अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। तो आजन्म यानी जन्म से लेकर। परीक्षा में बच्चों आपको, आपसे कई तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चाहे आपको समस्त पद दिया हो आप विग्रह करें, या फिर विग्रह दिया रहेगा आपको समस्त पद बनाना रहेगा, या फिर आपको समास का नाम बताना रहेगा कि इस समस्त पद में कौन सा समास है। ठीक है, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि समस्त पद पूछेगा तो कैसे करना है, विग्रह पूछेगा तो कैसे करना है, और समास का नाम पूछेगा तो कैसे करना है। आ से हम और बनाए तो बनेगा आमरण, आमरण। यहाँ पे हम लेते हैं आमरण, यानी मरने तक,
मरने तक। आपने किसी कवि या लेखक के संदर्भ में सुना होगा कि उन्होंने आमरण साहित्य सेवा की। आमरण मतलब मरने तक, ठीक है, यानी शुरू से लेके अंत तक उन्होंने साहित्य की सेवा की। तो आमरण मतलब मरने तक, ठीक है। फिर एक हम यहाँ लेते भर है, भर, भर से भरपेट, भर पेट। अब भर यहाँ पे क्या है, भर यहाँ पे अव्यय है, यानी अव्ययी भाव समास इसमें भी है। भरपेट यानी पेट भर कर, पेट भर कर। तो यानी अगर पेट भर कर दिया है तो आपको बनाना है भर पेट, अगर भर पेट दिया है तो आपको विग्रह करना है पेट भर कर। ठीक है बच्चों, और ये थे समस्त पद और ये था इसका विग्रह यानी अव्ययी भाव समास का आपने उदाहरण भी समझ लिया। अब आइए कुछ और भी जानकारी मैं आपको बता देती हूँ अव्ययी भाव समास से जुड़ी हुई उदाहरण संबंधी। जैसे अगर शब्दों की अगर पुनरावृत्ति हो, यानी कोई शब्द एक ही शब्द आपको बार बार दिखे तो समझ लेना वहां अव्ययी भाव समास है। जैसे मैंने ले लिया रातों रात, रातों रात, तो देखिए रात रात शब्द मिलता जुलता है ना, तो यहाँ पे शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, यानी कोई शब्द दो बार आया है उसकी बार बार आ रहा है, समझ में आया, यही है पुनरावृत्ति। तो जहां शब्दों की पुनरावृत्ति हो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है, यानी इसका हम अगर विग्रह करेंगे तो होगा रात ही रात में, रात ही रात में। अगर हम यही करें हाथों हाथ, हाथों हाथ, तो यहाँ भी देखिए शब्द की आवृत्ति हुई है, तो हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, हाथ में, ठीक है, हाथ ही हाथ में, रातों रात, रात ही रात में, या हमने बार बार, बार बार। अब यहाँ भी देखिए एक ही शब्द है, आवृत्ति हुई है, तो कुछ आपको सोचना ही नहीं है, तुरंत अव्ययी भाव समास। सबसे जबरदस्त ट्रिक तो आपके लिए यही है कि अगर परीक्षा में इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे कि शब्दों की आवृत्ति हो तो आप तुरंत अव्ययी भाव समास पे ही आपको टिक करना है। बार बार यानी हर बार, हर बार। तो ये थे अव्ययी भाव समास के उदाहरण और उनको पहचानने की आसान ट्रिक। बच्चों आशा करते हैं आप अव्ययी भाव समास को बेहतर ढंग से आपने समझा होगा। कल हम पुनः उपस्थित होंगे आप लोगों के समक्ष अगले समास की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम।